नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। भारत मलेशिया सीईओ फोरम की हो रही 10वीं बैठक में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। नक्सलवाद पर राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वोट विदा किया जवाब। नागरिक से पहले वोटर लिस्ट के में नाम का आरोप। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा। आज से 20 फरवरी तक रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। रोजाना अलग अलग विभागों का होगा कार्यक्रम। कोट 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। स्टूडेंट समेत 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल बोले खाना खाते समय इमारत ढही। यूपी बिहार में विजिबिलिटी 100 मीटर से कम। एमपी के 11 जिलों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। उत्तराखंड हिमाचल में सोमवार से बर्फबारी का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि भारत मलेशिया सीईओ फोरम की हो रही 10वीं बैठक मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रही है। फोरम की बैठक के बाद कारोबारियों से मुलाकात करेंगे पीएम। मलेशिया के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री जब मलेशिया पहुंचे तो भारतीयों के द्वारा वहां पर जोर शोर से स्वागत किया गया। सबसे बड़ी बात है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री इसके बाद कल शाम को एक बड़ा कार्यक्रम भारतीयों को लेकर रखा गया था, जिसमें प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच जो लंबे समय से अच्छे संबंध चल रहे हैं, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बताता है कि भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में वो मलेशिया में किस कदर लोगों के अंदर पसंद की जाती है। और यहाँ तक भारतीय जो गीत है, संगीत है, उसको मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम भी पसंद करते हैं। और पिछले दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने हिंदी का गीत भी गाया था। तो इस तरह का जिक्र करके भारत और मलेशिया के संबंधों को प्रधानमंत्री ने बखूबी बताया। और दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर जो पहले से ही संबंध चले आ रहे हैं, उनको और मजबूत करना, उनको और बढ़ावा देना, और दोनों देश एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या कर सकते हैं, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत और मलेशिया मिलकर दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने दोनों देशों को विकास की यात्रा में कई और कदम जोड़ सकते हैं, इसको लेकर कई फैसले होंगे, कई चीजों पर चर्चा होगी। इसके बाद बैठक जो मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रही है, इस बैठक में के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के कुछ कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। और उसके बाद एक और बैठक है जिसमें उद्योगपतियों के साथ बैठक पड़े। जो मलेशिया के बड़े उद्योगपति हैं, उन बैठक के साथ प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि भारत के अंदर उनके लिए सुनहरे अवसर है। कई ऐसे विशेष ऑफर्स भारत में इन्वेस्टमेंट के दिए जा रहे हैं
तो जो मलेशिया के कारोबारी हैं, मलेशिया के उद्योगपति हैं, वो बड़े कारोबार वहां पर चलाते हैं, उनको अपने इन्वेस्टमेंट का या प्लांट का कारोबार को भारत से भी संचालित करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत उनके उत्पादों को एक बड़ी पहचान दे सकता है, जो मलेशिया से कम भारत से ज्यादा मिल सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल भारतीयों के साथ बैठक और उनको संबोधित करना और यादगार जो स्वागत प्रधानमंत्री हुआ, वो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि भारत इसको लंबे अरसे तक याद रखेगा। और आज जो सीओ की बैठक में होगी, उसमें भारत और मलेशिया के बीच कई बड़े समझौते होंगे। उद्योगपतियों के साथ बैठक, कारोबारियों के साथ मुलाकात, ये होगा कि भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। बैठक मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं मलेशिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत पागी। सबसे पहले मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा। और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में
साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे उनका मलेशिया का ये आज दूसरा दिन है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है आज। अमित शाह नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सुबह करीब 11 बजे से अमित शाह बैठक करेंगे। राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ करेंगे बैठक। नक्सलियों के सफाया करने की दिशा में काफी अहम बैठक है ये। शाम 4 बजे कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ 2025 का होगा आयोजन। शिफ्टिंग द लेन्स कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम 4 बजे कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ 2025 का होगा आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेशी, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है आज। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और छत्तीसगढ़ का ये दौरा बेहद अहम इसलिए भी माना जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब पिछली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए और लगातार नक्सल सफाया को लेकर नक्सलियों के जो खात्मे की तारीख तय की गई थी, उसका ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। आज जो सबसे बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होनी है, उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सलियों ने पैर पसारे थे, उनकी अब आखिरी जो डेडलाइन है वो नजदीक आ गई है। 31 मार्च तक इसको खत्म करने का ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तो करीब 51 दिन शेष बचे हैं जब नक्सलियों को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से साफ कर दिया जाना है। उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के तरफ से जो इनपुट मिले हैं उस पर चर्चा होगी। वास्तविक तौर पर नक्सलियों की अब कितने वहां पर मौजूद होने की संख्या है उस पर चर्चा होगी। इनको 31 मार्च तक कैसे सफाया किया जाए, किसको सरेंडर कराया जाए, कौन हथियार डालकर आम साधारण सामान्य विचारधारा और समाज में शामिल हो सके, इसके लिए प्रयास करना है। और जो नक्सली आम सामाजिक समाज में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन पर कैसे कानूनी कार्रवाई की जाए और विशेष अभियान कौन कौन से चलाए जाए, जिसको लेकर 31 मार्च से पहले पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के हर इलाके और खासकर बस्तर और कोडरमा इलाका है, ये दोनों इलाके हैं जो नक्सल बहुल इलाके कहे जाते हैं, यहाँ से पूरी तरह से नक्सलियों को साफ कर दिया जाए। इसको लेकर जो आज बड़ी बैठक होगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद विशेष अभियान बनेगा। और इस विशेष अभियान के तहत 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल के सफाई का जो ऐलान किया गया है, उसे अंतिम कार्रवाई के तौर पर फाइनल किया जाएगा। और ये देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से 31 मार्च तक का समय नक्सलियों को दिया गया था,
कि वो सामान्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, सरेंडर करें, हथियार डालें और समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़े और जीवन यापन करें। सरकार की तरफ से जो उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके निर्वहन के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका उनको लाभ दिया जाएगा। उसके बावजूद भी काफी नक्सलियों ने समर्थन किया है और काफी ऐसे नक्सली हैं जो लगातार सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। तो अब ये आखिरी बैठक कही जा सकती है। 51 दिन शेष बचे हैं, फाइनल ऑपरेशन शुरू होगा और नक्सलियों को सफाया होगा। दूसरा एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का बैठक कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा एक बस्तर में भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसे शिफ्टिंग द लेंस नाम दिया गया है। शिफ्टिंग द लेंस मतलब है कि नक्सलियों को कैसे शिफ्ट किया जाए और जो समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़े, इसको लेकर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार का जो दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है वो पूरी तरह से आतंक जो नक्सली है उन्होंने पैर छत्तीसगढ़ में पसारे हैं, उनको मुख्य समाज की धारा में लाना और उनके सफाए कर खत्म करना। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि शिफ्टिंग द लेन्स कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे दिल्ली से खबर। रेखा गुप्ता सरकार का करेंगी कार्यक्रम आयोजित। 20 फरवरी तक रामलीला मैदान में करेंगी भव्य कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोजाना अलग अलग विभागों के कार्यक्रम आयोजित कराएंगी। सरकार के हर विभाग का मंत्री अपनी टीम के साथ मौजूद रहेगा। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम करवा रही हैं। 20 फरवरी तक रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, इसी दिल्ली सरकार का 1 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में 12 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान, दिल्ली के लाल किला मैदान में किया जा रहा है। और इस लाल किला मैदान पर सारी तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 12 दिन होने वाले इस भव्य और विशेष कार्यक्रम में सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और उनके विभागों के जो कार्य है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। सभी विभाग के हिसाब से मंत्रालय के काम काज पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो सभी मंत्रियों की तरफ से अपने विभाग का लेखा जोखा वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और हर 12 दिनों तक अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग विभाग की मौजूदगी में इन तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि जनता को बताया जा सके कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में पिछले 1 साल से चल रही है और 1 साल पूरे होने पर कई तरह के विशेष अभियान चलाए गए, लोगों को योजनाओं का फायदा दिया गया, विशेष कार्य किए गए हैं। इनका जनता को बताने का काम पूरा आज से 20 फरवरी तक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 500 इलेक्ट्रिक बसों का भी हरी झंडी दिखाने का इसी कार्यक्रम में रखा गया है। भव्य और विशेष कार्यक्रम आयोजन करने के पीछे दिल्ली की जनता को सरकार बताएगी कि उस वोट के लिए क्या कर रही है, क्या और करने जा रही है और क्या क्या उनको सुख सुविधाएं और योजनाओं का लाभ दे रही। फिलहाल ये 12 दिन के चलने वाले भव्य और विशेष कार्यक्रम के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आना बाकी रहेगी कि क्या इन योजनाओं को लेकर विपक्ष सोचता है, विपक्ष क्या कहता है और कौन सी योजनाओं में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हकीकत विपक्ष ही बताएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 8 से 12 फरवरी तक विशेष और भव्य कार्यक्रम के अंदर अपनी सरकार की उपलब्धियों को दिल्ली के जनता के सामने रखा जाए।
शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम आयोजित करवा रही हैं। 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ से खबर है, एनडीए विधायक दल की बैठक आज। बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की आज बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक है आज। बीजेपी व उनके सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कल से 20 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। एनडीए विधायक दल की बैठक आज। बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक है आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल से 20 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी आज। बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक है आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कुछ जानकारी है, एनडीए विधायक दल की आज बैठक होनी है और बजट सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कल से जो है बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इसी को देखते हुए जो है आज लोक भवन में जो है एनडीए की बैठक होनी है। सभी दल के विधायक जो है इसमें सम्मिलित होंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का बजट आना है, बजट को लेकर के जो है सभी विधायकों और जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी लोग आपस में चर्चा करेंगे। इसी को लेकर के 5:30 बजे इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होंगे। जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है और जो उसमें तैयारियां की गई हैं, किन योजनाओं को लेकर के ये बजट आ रहा है, तो सभी चीजों पर जो है विधायक दल के साथ जो है चर्चा की जाएगी और पूरी रणनीति बनाएगी। किस प्रकार से जो है विपक्षी दल अगर विरोध करता है तो उसका कैसे जवाब देना है। तो इन्हीं चर्चाओं के तहत इस बैठक में जो है पूरी रणनीति के तहत जो है कल से जो शुरुआत होनी है बजट की, कल राज्यपाल जो है कल संबोधित करेंगी और उसके बाद जो है 11 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है बजट पर जो बजट आएगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि पूरी रणनीति के साथ जो है एनडीए के द्वारा जो है इस बैठक में जो है पूरी रणनीति जो है बजट को लेकर के तैयारी की जा रही है। जी शुक्रिया आपका मनीष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें बजट सत्र के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक है आज। बीजेपी व उनके सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक आज। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आज। अखिलेश यादव तय करेंगे सदन की रणनीति। सुबह 11 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। अखिलेश यादव तय करेंगे रणनीति। सुबह 11 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक। बजट सत्र को लेकर बनेगा सरकार को घेरने का प्लान। नौ फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी। कानून व्यवस्था को लेकर हंगामे के आसार।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, जहां एक और सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है मनीष जी, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारियों की रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कल सत्र की शुरुआत को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी जो है अपनी रणनीति बनाने के लिए जो है 11 बजे अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उनके द्वारा रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। जिस प्रकार से देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर के, साथ ही साथ जो अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है और उससे किसानों को क्या जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि नुकसान होगा, और जिस प्रकार से किसान से जुड़े बिंदुओं पर जो समझौता भारत सरकार के द्वारा किया गया, तो इसका भी विरोध जो है उनके द्वारा सदन में देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि कई पहलू हैं, उन पहलुओं पर लगातार जो है चाहे शंकराचार्य का मामला हो, चाहे पंडितों के विवाद का मामला हो, इस सभी पर जो है समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करती आ रही है। और इन्हीं बिंदुओं के तहत जो है समाजवादी पार्टी जो है कल से जो सत्र की शुरुआत हो रही है, उस सत्र की रणनीति को बनाते हुए किस प्रकार को सरकार को घेरा जाए, इसी के तहत जो है उनके द्वारा जो है 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उसमें भी उनके द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। जिस प्रकार से लगातार देखा जा सकता है कि उनके द्वारा विरोध किए जा रहे हैं और 2027 का विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, और इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए कि जनता तक सरकार की जो कमियां और खामियां हैं उनको जो है जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, क्या सरकार की किन बिंदुओं पर जो है पिछड़ रही, किससे क्या नुकसान हो रहे हैं, यही एक संदेश जो है विपक्षी दल भी उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहेगा। जिस प्रकार से बजट आना है, बजट में क्या खामियां क्या कमियां रहेंगी, किस प्रकार से इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के जो है विपक्षी दल भी लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहां पर एनडीए अपनी से पूरी तैयारी कर रहा है, तो अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिल करके बैठक करने जा रहा है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है। अब ये देखना है कि यही दो मुख्य दल है उत्तर प्रदेश के, और इन दो मुख्य दलों में एक दूसरे की खामियां निकालनी है, कमियां निकालनी है। उसी के तहत जो है ये जो 20 तारीख तक ये सत्र चलेगा, और उस सत्र में क्या क्या रणनीतियां हैं, उन्हीं रणनीतियों के तहत सभी दल जो है इस सदन में आपकी जो सदन की शुरुआत होने जा रही है उसमें तैयारियों के साथ जो है वहां पहुंचेंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि समाजवादी पार्टी की अहम बैठक है आज। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इलाज का भरोसा, शिक्षकों का सम्मान, यूपी में आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। हमारे छात्रों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के चिंता मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अधीन आने वाले करीब 15 लाख शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों और उनके परिवारों के 60 लाख से अधिक आश्रितों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने का संकल्प साकार हुआ। अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ। स्वास्थ्य का ध्यान है, शिक्षकों का सम्मान है, यही तो डबल इंजन सरकार है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत।
देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर चोर के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना नगरा थाना क्षेत्र के खरवाव गांव स्थित पोखरे के पास हुई। पुलिस टीम वहां संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी, तब एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। शक गहराने पर पुलिस ने पीछा किया। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना नगरा पुलिस खरवाव पोखरे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, जबकि वो रुक न करके वापस भागा और जब पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखा तो पुलिस पर उसने जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसने प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम रुदल नट पुत्र तूफानी, ग्राम नकहरा, थाना गढ़वार बताया। उसके विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन चोरी के मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर बसपा सबल वोटों के साथ लाने की बना रही है रणनीति। बसपा को सबल वोटों के जरिए 2027 फतेह होने की उम्मीद। ब्राह्मण वोटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती का खास फोकस। लगातार ब्राह्मणों को लेकर बयान दे रही है बसपा सुप्रीमो। कल की बैठक में भी बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मण हितों की बात की। पूर्व के चुनाव में भी सवर्णों के सहयोग से बनी थी बसपा सरकार। ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर विधानसभा का बिगुल फूंक रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती अपने बेस वॉचर के साथ सवर्णों को लेने की रणनीति 2007 की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर बढ़ रही हैं आगे। जल्द ही बसपा के बड़े नेता जिलों का शुरू करेंगे दौरा। मायावती अपने बेस वोटर के साथ सवर्णों को भी आगे लेकर चल रही हैं। 2007 की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर बढ़ रही हैं आगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अपना बेस वोटर लेकर तो चली रही हैं, साथ ही साथ वो सवर्णों की भी बात करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इस वक्त जो है विपक्षी दल जो भी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सवर्ण वोटरों को जो है सभी लोग लुभाने की प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए
बहुजन समाजवादी पार्टी सवर्णों को जो है 2007 की याद दिला रही है और अपने कार्यकाल की बात कर रही कि उनके समय में जो है सवर्णों के जो कितना सम्मान जो है उनके द्वारा दिया जाता था, खास तौर से उनके द्वारा ब्राह्मणों को लेकर के। ब्राह्मण को अपनी खूबियों के और जिस प्रकार से जो है पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जो है ब्राह्मण समाज के जितने विधायक थे उनके द्वारा जो एक बैठक की गई थी, उसके बाद काफी चर्चा का विषय हुआ था। उसी के बाद से जो है मायावती लगातार जो है जब भी मीडिया के सामने मुखातिब होती है तो ब्राह्मणों को एक संदेश जरूर देती है। संदेश लगातार उनको अपने साथ आने और जुड़ने की बात उनके द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में उनके द्वारा बनाई गई थी तो उसमें ब्राह्मणों को बहुत बड़ा सहयोग था। तो वो मायावती खास तौर पे ये जानती है कि अगर ब्राह्मण समाज उनके साथ जुड़ता है तो एक बार वो सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की बना सकती है। इसी के देखते हैं कि कल की बैठक में भी उनके द्वारा जो है ब्राह्मणों को लेकर के जो है एक फिर संदेश दिया गया। जिस प्रकार से मूवी बनाई गई, मूवी के पंडित घोष को उसको लेकर के उनके द्वारा ट्वीट किया था और ब्राह्मणों को जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया उनके द्वारा कि उन ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है मायावती का ये खास तौर से ये है कि ब्राह्मण और समाजवादी पार्टी में न जाकर के उनके साथ जुड़ सकता है। अगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मण वोट उनके साथ आ जाता है तो उनके लिए उनकी राह जो है बहुत आसान होगी। इसी के चलते लगातार वो जो है ब्राह्मण समाज पे मैसेज दे रही हैं और 2007 की याद दिला रही हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। और बता दें आपको कि बसपा सबल वोटों के साथ लाने की बना रही है रणनीति। एक बार फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ मैदान में होंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ऊंचाहार के मदारीगंज गांव में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन पानी टंकी से गिरकर राजमिस्त्री की मौत। मृतक की पहचान संदीप सोनकर के रूप में हुई है। बिना सुरक्षा इंतजाम के कर रहा था काम। करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से हुई मौत। ठेकेदार की लापरवाही आई सामने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक फतेहपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां पे निर्माणाधीन जो टंकी है उससे गिर करके जो राजमिस्त्री कार्य कर रहा था उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने से मिस्त्री की मौत हुई है। वहीं बिना किसी जो मृतक है मिस्त्री है उसकी पहचान जो है संदीप सोनकर के रूप में बताया जा रहा है। जिले फतेहपुर के रहने वाले मृतक जो है मिस्त्री था उसकी मौत हुई है। हालांकि बताया जा रहा है 40 फीट के ऊपर जो है पानी की टंकी पे कार्य कर रहा था, लेकिन किसी भी सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ नहीं थी। बिना सुरक्षा किट के साथ 40 फीट के ऊपर टंकी पे कार्य कर रहा था। नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि रायबरेली से खबर, जहां पर करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से युवक की मौत हो गई है। मृतक फतेहपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और रायबरेली से खबर, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोसाई का पुरवा के निवासी है मृतक अंकुर दुबे। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर पुल की ये घटना बताई जा रही है।
गोसाई का बुरवा के निवासी है मृतक अंकुर दुबे। और इसी बीच आपको फरीदाबाद से खबर बता देते हैं। फरीदाबाद से खबर, फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरा। बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झूला टूटे हुए एक और वीडियो आई है सामने। झूला टूटे हुए एक और वीडियो आई सामने। झूला टूटे हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने जायजा लिया। झूला टूटे हुए एक और वीडियो आई सामने और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और किस तरीके से ये झूला टूटा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में ये झूला टूटकर गिरा। करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड की मेले की ये तस्वीरें। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। बेहद ही खौफनाक की तस्वीरें। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भगदड़ मच गई थी और एक और वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, 39वें सूरजकुंड मेले की घटना है, जहां पर बता दें कि अचानक जब लोग मेले का लुत्फ उठा रहे थे तो तभी अचानक ही
शाम 6 बजे के बाद जो झूला टूट कर एक साइड से जमीन से आ गिरती है, तब वहाँ खड़े हुए 5 ही पुलिसकर्मी जो पलवल से जिनकी ड्यूटी लगाई थी, जगदीश नाम बताया जा रहा है, वो उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पहुंचते हैं। जब जैसे ही तरीके झूला दूसरे गिर गई तो उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और ऐसे बताते कि 13 लोग, क्योंकि बता दें पर्यटक मंत्री भी उन जो जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगती थी उनकी मौत हुई है, पूरी मामले पर चूक इसमें देखी जा रही है, क्योंकि की तरह इस साल भी और जो सूरजकुंड मेला है हर साल की तरह खास रहता है। टूटने के बाद जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी और साथ ही बच्चे के जब मनोज की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है मनोज जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि झूला टूटे हुए वीडियो का ये आपको फुटेज दिखा रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में ये झूला गिरा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री LWE की बैठक में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। मैफेयर रिजॉर्ट में आयोजित बैठकों में हिस्सा लेंगे सीएम साय। रात 9:30 बजे तक सीएम निवास लौटेंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी शुरू। मैफेयर रिजॉर्ट में आयोजित बैठकों में हिस्सा लेंगे विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज LWE की बैठक समीक्षा करेंगे। नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा। नवा रायपुर के निजी होटल में होगी समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम होंगे शामिल। बता दें कि CRPF, BSF, ITBP, राज्य पुलिस अधिकारी सब इस बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है सबीर? गृह मंत्री अमित शाह आज LWE की बैठक करेंगे। जो है केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष जो है बैठक और बैठक कांड लगभग शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार ने जो 31 मार्च 2026 तक जो है भारत को जो है नक्सलवाद से मुक्त करना है उसको लेकर जो है आज जो है LWE की जो है ये बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी CM विजय शर्मा सहित जो है ठीक है, शुक्रिया आपका सबीर जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें नवरायपुर के निजी होटल में होगी समीक्षा बैठक। और देश की बात में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का